आज मैं फिर आप सभी के लिए सीटेट, यूपी टेट और अन्य शिक्षक परीक्षाओं से संबंधित तथा बीईओ और भी अन्य परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछा जा सकता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को या फिर उसके समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। तो ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे उन वर्णों की संख्या 52 है। जैसे 11 उसमें मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से उसमें मूल स्वर होते हैं? अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये 11 जो हैं वो मूल स्वर हैं। इसमें 33 मूल व्यंजन होते हैं। 33 मूल व्यंजन में क से लेकर के अ तक सारे वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। यहाँ तक के वर्ड जो होते हैं वो 33 मूल व्यंजन में आते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिसे ड और ढ। ठीक है, अगला है 2 अयोगवाह भी होते हैं जिसको अंग और अह कहते हैं। इन वर्णों को प्रायः वर्णमाला में अब सम्मिलित नहीं किया जाता है। कुछ संयुक्ताक्षर व्यंजन भी होते हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ व श्र। तो इसमें अक्सर पूछ देता है कि अयोगवाह कौन है। तो अयोगवाह अगर पूछ दे तो अंग और अह को हम लगाएंगे। जब भी कभी पूछे कि संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से हैं तो वो छ, त्र, ज्ञ और श्र है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जिनका उच्चारण अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की सहायता न लेनी पड़े और कम समय में बोले जा सकें, ऐसे स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, इनमें किन्हीं स्वरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इन्हें हम जल्दी से बोल भी लेते हैं। दूसरा है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब वे स्वर जो सजातीय स्वरों यानी कि एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से बनते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे अ धन अ बराबर आ होता है। ई धन ई मतलब छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अगला है संयुक्त स्वर। जैसे हमने दीर्घ स्वर पढ़ा उसी में है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जब विजातीय स्वरों यानी विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से मिलता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ धन ई ए बना, अ धन ए बना, अ धन उ ओ बना, अ धन ओ औ बना। और आखिरी होता है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ये एस बना हुआ है, ये दीर्घ मात्रा, छंद और दोहों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि ये बड़ी मात्रा के रूप में गिना जाता है। तो ये थोड़ा लंबा समय लेता है। जैसे किसी के पुकार के नाम के लिए भजन कीर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान 3 वर्णों में इसको उच्चारण स्थान के अनुरूप इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अग्र स्वर यानी कि जो आगे से बोले जाएं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है
वह कहलाते हैं अग्रस्वर। अब आप बोल के देख सकते हैं ई, ए, आए। तो इसमें आपके जीभ का आगे वाला हिस्सा क्या करता है, ऊपर थोड़ा सा उठ जाता है, तो ये स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। अगला है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। यानी जिह्वा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है बोलने में, उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे अ। पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के पश्च यानी पिछला भाग जो है वो ऊपर उठता है, उसे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ में क्या होता है, वो आप बोल के देख सकते हैं, आ, ऊ, ओ, औ। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा इसमें पश्च स्वर नहीं है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पश्च स्वर कहते किसको हैं और कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अंग और अह को आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा था। अच्छा, अयोगवाह कहा किसने था अंग और अह को, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अंग और अह को अयोगवाह कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि ये बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। मतलब किसी से जब तक ये जुड़ते नहीं हैं तब तक इनका कोई व्यवस्थित अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इनके परिभाषा के ही अनुरूप इनसे प्रश्न और बन सकते हैं। अगले पर चलते हैं, व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वो व्यंजन कहलाती हैं। यानी कि ऐसे ध्वनियाँ जिनमें स्वरों की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बिना स्वर के ये बोले ही नहीं जा सकते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं और कहाँ से कहाँ तक को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जो क से लेके म तक के शब्द हैं, वर्ण हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और ये पूरे 25 हैं। इन्हें ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनको 5 वर्गों में मुख्यतः बांटा जाता है। जैसे क वर्ग, क से लेके अंग तक, च वर्ग, च से लेके इ तक, ट वर्ग, ट से लेके ण तक, त वर्ग, त से लेके न तक, प वर्ग, प से लेके म तक। ये 5 वर्ग में बटे हुए हैं, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक जो सीधे सीधे मतलब है जो नाक से बोले जाते हों, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। वो सारे व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड, य, ण, न, म। आप बोल करके देख सकते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए परिभाषा क्या है इसकी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे य, र, ल, व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चौथा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके उदाहरण में है श, श, स व ह। आप बोल करके देख सकते हैं, आपको बोलने में थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। अगला है
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से हम जानते हैं, जो कि ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। अगला और आखिरी है संयुक्त व्यंजन। जिस व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अभी हमने पढ़ाया छ, त्र, ज्ञ व श्र, ये जो भी हैं वो संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है परीक्षा में कि किन दो व्यंजनों से मिलकर के छ, श, त्र, ज्ञ बना है। ठीक है, तो क और मूर्धन्य श को मिला करके क्षत्रिय वाला छ बना है। त और र को मिला करके त्र बना है। ज और ज्ञ को मिला करके ज्ञानी वाला ज्ञ बना है। श यानी सलजम वाले स और र को मिला करके श्र बना है। ऐसे ही और भी इसके आगे के बारे में व्यंजनों के उच्चारण और वर्तनी के बारे में, जैसे प्राणवाह के आधार पे कुछ शब्द, प्राणत्व के आधार पे कुछ शब्द बोले जाते हैं, घोषत्व के आधार पे कुछ शब्द बोले जाते हैं, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि को कुछ भागों में बांटा गया है, और वर्तनी के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हम इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम इसको जानेंगे। इसको कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं कि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।